Six, which of the given substances conducts electricity? Diamond, graphite, glass, coke. फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है। जनरली वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जहां फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब इन चार ऑप्शंस में से कहां पे फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हम डिसाइड करते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डायमंड में क्या होगा बेटा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, जिसके कारण चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रेफाइट में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता, जिसके कारण 3 ही इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा का वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है, जिसके कारण ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी। अच्छे से याद करके रखना, ग्रेफाइट दो नॉन मेटल conducts electricity due to presence of free or mobile electrons. Question number 7. Which among the following substances is lustrous? लस्ट्रस का मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकना होता है, और जनरली मेटल से लस्ट्रस रहते हैं। तो क्या ऑप्शंस में कोई मेटल दिख रहा, क्या वुड, प्लास्टिक, स्टोन, आयोडीन? नहीं, कोई भी मेटल नहीं है। तो फिर हमें आंसर कैसे मिलेगा, तो बेटा देखिए यहां एक सब्सटेंस दिख रहा आयोडीन, दो इट इज ए नॉन मेटल इट इज लस्ट्रस। एक्सेप्शनल पॉइंट है, जरा अच्छे से याद रखना। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी वो लस्ट्रस रहता है, इसलिए आपका आंसर रहेगा डी। ऐसा क्यों बेटा, दो एग्जांपल याद रखना जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्ट्रस रहते हैं, एक डायमंड, दूसरा आयोडीन। आयोडीन का साइज काफी ज्यादा होने के कारण यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं रहता, जिसके कारण वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और इसी के कारण इट विल शो द शाइनी appearance. Question number 8. What mass of NaCl would be decomposed by 9.8 gram H2SO4 if 12 gram of sodium bisulfate and 2.75 gram of HCl were produced in a reaction? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले आपको यहां रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब रिएक्शन लिखते समय रिएक्टेंट कौन से है डिसाइड करना जरा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। देखिए बेटा क्या लिखा है, NaCl would be decomposed by H2SO4। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से रहेंगे, NaCl एंड H2SO4। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट्स आर आल्सो गिवन हियर, सोडियम बाइसल्फेट। क्या फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूले आपको लिखते आनी चाहिए। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखना, Na/H रहेगा, SO4 सल्फेट के लिए रहेगा, एंड वन मोर प्रोडक्ट इज गिवन ओवर देयर, HCl। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस्ड है क्या देख लेना, तो आप देखोगे बैलेंस्ड है। उसके बाद हमें किस किस का मास दिया बेटा, व्हाट मास ऑफ NaCl ये फाइंड आउट करना है, वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 if 12 gram of this is taken and obtained and 2.75 gram of HCl is obtained। अब ये डेटा जो प्रोवाइड किया है उससे हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ एग्जैक्टली कौन सा लॉ यूज करना है। तो देखो बेटा यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, किसी भी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास इज नाइदर क्रिएटेड
नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स आपको मिल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो देखो बेटा, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम यूज करेंगे किस प्रकार से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा 12 + 2 14.75 ग्राम इसका रहेगा, 9.8 ग्राम इसका रहेगा। तो अब NaCl का कैसे निकालना, 14.75 माइनस 9.8, तो यहां पे मैं कैलकुलेशन करता हूं 9.80, यहाँ 5 रहेगा, 17 माइनस 8 9 रहेगा, देन यहाँ पे 14 माइनस 10 4.95, हमें मिलेगा आंसर सी। Question number 9. In an experiment, 2.4 gram of iron oxide on reduction with hydrogen gave 1.68 gram iron. In another experiment, 2.9 gram of iron oxide gave 2.09 gram iron on reduction. Which law is illustrated from the above data? अब यहाँ लॉ हम कैसे पता करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन का मास कितना रहता है वो निकालेंगे। तो यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ, डेटा 1 में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, तो 2.4 ये आयरन ऑक्साइड का मास, 1 माइनस 1.68 ये रहेगा आयरन का मास। तो यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा बेटा, 10 माइनस 8 2 रहेगा, 14 माइनस 7 7 रहेगा, 0.72। देन आयरन टू ऑक्सीजन मासेस का रेशियो लेना बेटा, आयरन का मास कितना है 1.68 अपॉन 0.72, इसको आप सॉल्व करोगे तो यूल गेट रेशियो 7:3। देन डेटा 2 का यूज करना, डेटा 2 में मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो बेटा, 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है उसमें से आयरन कितना मिल रहा है 2.09, तो ऑक्सीजन का मास होगा 0.81। बाद में बेटा आयरन टू ऑक्सीजन रेशियो निकालोगे मासेस का, आयरन कितना है 2.09 अपॉन 0.81 रहेगा। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द रेशियो 7:3। अब यहाँ दोनों डेटा में रेशो जो मिला है आयरन टू ऑक्सीजन के मासेस का 7:3 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, डेफिनाइट है, देयरफॉर हमारा आंसर कौन सा रहेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. Number 10, following data is obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. अब यहाँ डेटा दिया है जिसमें बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट वेट्स दिए गए हैं। अब इससे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, अब यहाँ एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड फ्रॉम द अबोव डेटा, ऑप्शंस आर नॉट गिवन हियर। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ 2 एलिमेंट दिख रहे हैं और 2 से कई ज्यादा कंपाउंड्स यहाँ बन रहे हैं, तो ऐसे केस में लॉजिकली जनरली कौन सा लॉ रहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लेकिन हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखो जरा, तो यहाँ 2 में से किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना मतलब सेम रखना। तो जैसे यहाँ 14 14 28 28 दिख रहा, तो हम 14 को 28 कर सकते हैं या 28 को 14 भी आप कर सकते हो। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, 14 को 28 करना, इसलिए यहाँ 14 को 28 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो 32 ग्राम, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो 28, तो यहाँ होगा 64 ग्राम, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 ग्राम। यहाँ 20 ग्राम ही दिख रहा है, तो ये 32 ग्राम ही रहेगा, यहाँ 20 ग्राम वैसा ही है, तो यहाँ रहेगा 80 ग्राम। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए नाइट्रोजन का मास बिल्कुल फिक्स्ड हो गया 28 ग्राम, तो ऐसे केस में ऑक्सीजन का मास जो है उसका रेशो निकालना। अब इसका रेशो कैसे निकालोगे, तो डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 16, तो मिलेगा यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, विच इज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। ये जो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो मिला ना बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉ यहाँ यूज किया है, तो यहाँ एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, दूसरे एलिमेंट का मास बदल रहा,
तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट होके दो या ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, उस समय रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑलवेज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये जो आपको दिख रहा ना बेटा, उसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कहना, क्योंकि इससे भी सिंपलेस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इससे मिलता जुलता कौन सा लॉ रहेगा? तो बेटा दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन।